वेलकम टू ब्रेकिंग बैरियर्स। हमारे जो मेहमान हैं आज यहाँ के टू डॉक्टर्स एंड एक बहुत ही गंभीर और एक सीरियस मामले के बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर लेखांश शुक्ला एंड डॉक्टर प्रकृति। डॉक्टर साहब, आपके बारे में थोड़ा आपका तारुफ करा दीजिए। थैंक यू। ओके, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लेखांश शुक्ला है। मैं निमहैंस में काम करता हूँ। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ ट्रेनिंग में। हम दोनों ही साइकाइट्रिस्ट हैं, बट हम लोग सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन नाम से एक डेडिकेटेड यूनिट है निमहैंस के अंदर, उसमें काम करते हैं। तो मेरा पूरा स्पेशलाइजेशन ही नशे की लत की जो बीमारी होती है उस किस्म की बीमारियों के ट्रीटमेंट में है। तो पहले तो मैं आप शुरू करें उससे पहले आपका शुक्रिया कर दूं, आपने हम दोनों को बुलाया। आपने पहले ही बोल दिया है कि बहुत गंभीर मसला है, तो मैं इंतज़ार करूंगा, आपको मसले पे बात करेंगे। बट मैं बता दूं कि हम लोग इस वक्त जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार का भी बहुत ज़ोर है, और NFCDA नाम की एक एजेंसी है जिसने हम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया है कि हम इस बारे में जाएँ, कम्युनिटीज़ में जाकर बात करें, अवेयरनेस बढ़ाएँ। तो उसी सिलसिले में आज आपके साथ ये मुलाकात है। और डॉक्टर प्रकृति ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आज का जो माहौल है, मैं आपको हमारे बारे में थोड़ा बता दूं। वी आर अलंसा ट्रस्ट। तो हम यहाँ पर कई तकरीबन 10-12 साल से हम खास तौर पर स्लम्स में काम कर रहे हैं। सो हमें पहले जो सबसे ज़्यादा जो कमी दिखाई देती थी स्लम्स में वो थी एजुकेशन में। पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, तो हमने उस फील्ड में ज़्यादातर काम किया। बट कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे भी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू पॉवर्टी, तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे दूसरे भी पहलू हैं। क्यों ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं हमारे लड़के स्लम्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जाते हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं? तो उसका जब ज़्यादा हमने पूछताछ की, रिसर्च किया इसके पीछे, सर्वेस किए बहुत सारे, तो पता चला कि हमारे लड़के बहुत सारे आजकल एडिक्शन के शिकार हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एडिक्शंस, बट खास तौर से कोविड के बाद से, हमें उसके पहले तो पता नहीं था कुछ इसके बारे में, बट कोविड के बाद से हमने ये एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में सुन आ रहे थे, टाइडॉल के बारे में। एंड वी थॉट अरे यार करते होंगे कोई थोड़े बहुत लोग करके, वी टुक इट, वी डिड नॉट बी सो सीरियस अबाउट इट। बट जैसे जैसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हुए, थोड़े बहुत पेरेंट्स आए हमारे पास, थोड़े माँ बाप आए बहुत फिक्रमंद, क्या करूँ, कुछ हो रहा है नहीं। तो देन हमने भी इसके बारे में थोड़ा पीछे तहकीकात करना शुरू की, और एक पॉडकास्ट भी किया था हमने एक एडिक्ट को लेकर। तो तब जाकर हमारी भी आंख खुली कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है आज हमारे जो कम्युनिटीज़ में, खासतौर से गरीब कम्युनिटीज़ में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तब हम ना इसका अंदाज़ा मिला। और उसके बाद डॉक्टर साहब आप मिले, एंड जो आपने मुझे बताया कि इसका नतीजा क्या होता है, एंड मेरे तो बोल रहे हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। सो आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या करके। तो टुडे विल टॉक अबाउट टाइडॉल, स्पेसिफिकली यूज ऑफ टाइडॉल। इसका आज से ये क्या चीज़ है, तो उस पर क्या असर होता है बॉडी पर और कम्युनिटी पर और फैमिली पर, एंड हाउ डू वी ओवरकम, और इसका कुछ इलाज है तो वो कैसा कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि ये टाइडॉल है क्या? ओके, ये कब आया मार्केट में, और ये क्या, व्हाट इज दिस केमिकल, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे? ठीक है। देखिए, हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि टाइडॉल अल्टीमेटली एक दवाई है। वो दवाई है दर्द को कम करने के लिए। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि कैंसर, एक बहुत आम लोग भी जानते हैं, कैंसर का दर्द बहुत मशहूर है, बहुत तेज़ होता है। दूसरे भी कारणों से चोट लग गई या कोई और बीमारी है तो बहुत दर्द हो सकता है। ऐसे दर्द को कम करने के लिए दवाइयाँ आती हैं जिनको पेन किलर बोलते हैं अपनी। हाँ, तो टाइडॉल भी एक पेन किलर है, ठीक है।
पेन किलर में अपन पकड़ के चले तो दो तरीके की हो सकती हैं। एक तरीका ऐसा होता है जिसका कि नशा नहीं होता, ठीक। दूसरे तरीके की ऐसी पेन किलर होती हैं जिनका नशा होता है, ठीक। तो टाइडोल ऐसी पेन किलर है जिसमें नशा देखा गया, मतलब अगर किसी को दर्द नहीं है और उसने उसको लेना शुरू किया तो उसको उसकी लत लगने का रिस्क है। हाँ, तो टाइडोल एक पेन किलर है, पहले तो ये समझ लें। गोलियों की तरह आती है, जैसे दूसरी गोलियां आती हैं वैसे ही। अलग अलग इसका मतलब माप होता है, 50 mg आता है, 100 mg आता है, 200 mg आता है, ऐसे आता है। तो ये आई तो किसी चीज़ के इलाज के लिए थी, बट अब जैसा आप बता रहे थे इसका इस्तेमाल किसी और ही तरीके से होने लगा है। तो ये गोली की तरह आती है, इंजेक्शन की तरह नहीं आती। बट शायद सुनने वालों में कुछ लोग जानते होंगे, आप तो जानते ही हैं, हम कई दफ़े इस बारे में बात कर चुके हैं। इसको पानी के अंदर घोल के इसका इंजेक्शन बना के भी लगाया जा सकता है, लोग लड़के लगाते हैं, ठीक है। उससे लत लग जाती है, ठीक। तो टाइडोल पकड़े तो किसी को अगर बहुत साइंटिफिक पूछना है तो ये एक ओपियोइड है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हेरोइन बोलते हैं या मॉर्फिया बोलते हैं, मॉर्फिन बोलते हैं। हाँ, उसी की नस्ल की है, ऐसा बोलते हैं, उसी की नस्ल की है। उतनी ताकतवर नहीं है बट उसी नस्ल की है, और इसको कायदे से गोली की तरह निगला जाना चाहिए था। बट जब लोग नशा करते हैं तो गोली की तरह लेने की बजाय उसको पानी में घोल के इंजेक्शन बना के लगा। अच्छा, तो ये मार्केट में कितने साल से है? ये जहाँ तक मेरी जानकारी है 2016 या 17 से ये काफ़ी कुछ है मार्केट में, और काफ़ी मतलब तब से यूज़ होना इस्तेमाल शुरू हुई है। 2008 या 10 में, 2008 में इसको परमिशन मिली थी मार्केट में आने के लिए। 2016-17 से हमने इसके पेशेंट्स अपने यहाँ आने देखना शुरू किए। अच्छा। और उसके बाद से आपने कोविड की बात निकाली है, कोविड के दौरान और उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पेशेंट्स। तो कितने पेशेंट्स देखते हैं आप रोज? देखिए, हम ऐसा बता सकते हैं आपको कि महीने भर में कम से कम 10 से 15 नए ऐसे जनरली लड़के हैं, अधिकतर लड़के हैं, इसलिए मैं लड़के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, 20-25 साल के हैं, लड़के हैं। जनरली एक महीने में हम लोग 10 से 15 नए ऐसे लड़के अपने पास देखते हैं, जो लोग आके बोल रहे हैं कि हमने शुरू किया था शौक में, लत लग गई, अभी छोड़ते नहीं हो रहा, कुछ इलाज है क्या। और इस वक्त हमारे पास लगभग 250 से 300 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और रजिस्टर्ड हैं, लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इसकी लत लगने में कितनी देर लगता है? कितने बार इसको लगाना पड़ता है इसकी लत लगने? देखिए, इसका एकदम मतलब बारीक जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना गया है कि स्पेशली जब कुछ इंजेक्शन से लेते हैं दवाइयाँ, तो पहले इंजेक्शन से ही वो आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदलने लगता है, ठीक है। और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी को उसका इतना आदत हो जाता है कि जिसको क्रेविंग बोलते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में तलब शब्द बोल सकते हैं, उसकी तलब होने लगती है। जैसे सुबह सुबह हम लोगों को चाय या कॉफ़ी की तलब होती है, वैसे उसकी तलब होने लगती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो मान के चल सकते हैं कि ये 1 महीने के अंदर अगर रोज़ कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इसको बंद करने में। अच्छा, तो हम भी बहुत सारे लड़कों को बात कर रहे हैं इसके बारे में। हर कोई वही बोलता है कि शुरू किए हम शौक में, कि कोई दोस्त ने दिखाया या कोई 2-4 लड़के कर रहे थे तो मैं भी सोचा मैं डोंट आई ट्राई। बाद में इट वाज लाइक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इट्स लाइक वन वे रोड। तो आप एक बार घुस गए तो वापस आ नहीं सकते। इसका जो इस्तेमाल होता है सिरिंजेस में, एंड देखते हैं कि इसमें अक्सर इट्स अ ग्रुप ऑफ पीयर ग्रुप होता है जिसमें ये लड़के मिलकर करते हैं शौक। इससे आपको जो आपके जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं आप लड़के जो आते हैं वो क्यों आ रहे हैं, और उसका बुरा असर क्या पड़ रहा है लड़कों पर? ओके, इसको ना हम दो हिस्से में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा तो ये है, मतलब मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट के लिए फर्ज करें कि मैं आज मान लीजिए आपको, मैं बस मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ कि यार ये इंजेक्शन है तो खुद बैठे बैठे खुद को लगा ले, तो बड़ी जाहिर सी बात है आप बोलेंगे यार क्या पागल है, इंजेक्शन लगवाने के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें रिस्क होता है, सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब हम ये बोल रहे हैं, जब कोई लड़का आके हमको बोलता है कि मैंने शौक में ट्राई किया था, देखिए शौक में कोई सिगरेट पी ले समझ में आता है, क्योंकि आप सड़क पे जा रहे हैं तो हर दूसरा शख्स सिगरेट पी रहा है।
शौक में कोई कभी किसी पार्टी में एक बियर पी ले, समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली दारू तो मिलती है, लोग पीते हैं। लेकिन अगर किसी कम्युनिटी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंजेक्शन लोग शौक में ट्राई करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, माने वो बहुत आम हो चुका है, क्योंकि इंजेक्शन लेना उतना आम काम तो नहीं है ना कि आप कहीं से एक गोली लेके आएं और फिर एक बिस्लेरी की बोतल में उस गोली का चूरा बनाएं और फिर उसमें पानी डालें, घोलें और फिर उसमें से खींचें। और आपने जिसने आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लिया, जाहिर तौर पे हर इंसान को इंजेक्शन लेने से डर होता है, मतलब अक्सर लोगों को इंजेक्शन से डर, इंजेक्शन से ही डर है। खुद लगा लेना का तो और भी डर होना, अगर आप मुझे देंगे तो होगा नहीं मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म बोले तो ऐसी चीजें जिसको कि कम्युनिटी बोलती है कि यार ये तो होता है, ये तो आम है। तो बच्चे तो लड़कों को क्या लग रहा है, हर दूसरा लड़का ले रहा है, उतना खतरनाक तो नहीं हो सकता यार, वरना इतने लोग थोड़ी कर रहे होते। वो जब ऐसा चेंज आ जाता है और फिर जब कोई उसको बोलता है कि तू भी ट्राई करके देख, तब वो ले लेता है। तो पहले तो यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि कोई ये बोल रहा है कि मैंने शौक में सीधे इंजेक्शन ले लिया, तो बड़ी अजीब चीज है, ऐसा होता नहीं है अक्सर। हाँ, आपका दूसरा हिस्सा ये पकड़ लेते हैं कि क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है तो इससे हम लोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका नफा भी है, नुकसान भी है। हाँ, कोई भी चीज अगर ग्रुप में हो रही है तो उसका इलाज आसान हो जाता है, क्योंकि आप ग्रुप को यूज कर सकते हो। अगर आप उन सब लड़कों को इकट्ठा कर सको, वो लोग एक बार तय कर लें कि नहीं यार अब इसको खत्म करना है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। नुकसान ये है, ग्रुप में से एक लड़का अगर हमारे पास आता है तो बचा हुआ ग्रुप उसको वापस खींचता है, वो इलाज करा के वापस जाता है, लेकिन वही दोस्त हैं, वही माहौल है, वही जगह है रहने की, तो वो ग्रुप उसको वापस ले लेता है। तो इससे हमको इलाज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये दो इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं ग्रुप के कारण। ट्राइडोल जो इस्तेमाल हो रही है वो तो आज बहुत आम हो गई है। वी सी इट इन ऑलमोस्ट ऑल स्लम्स थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बैंगलोर, एंड शायद बैंगलोर के बाहर भी बहुत सारा यूज हो रहा है, पूरे इंडिया में शायद यूज हो रहा है अभी। इसका व्हाट डू यू थिंक, इसका कारण क्या है कि इतना आम हो गया ये? इज इट अवेलेबिलिटी, इज इट द कॉस्ट, क्या है इसकी कॉस्टिंग, इसका अवेलेबिलिटी कैसा है, उसके बारे में आपके रिसर्च में कुछ पता चला आपको? मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा बचा हुआ, क्योंकि प्रकृति इन्हीं लड़कों के संग बहुत डिटेल में काम कर रही हैं, तो वो हमको ज़्यादा बता पाएंगी। बट अवेलेबिलिटी काफ़ी हाई है, ऐसा कम से कम यहाँ लग रहा है। कम से कम जहाँ हम, क्योंकि बैंगलोर में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इसका मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से ये मिल जाती है चीज़। दूसरा मुद्दा ये है, हमको समझना चाहिए कि इंजेक्शन ड्रग यूज़ अपने आप में एक चीज़ है। जैसे हम यहाँ टाइडोल की बात कर रहे हैं, पंजाब में लोग चिट्टा की बात कर रहे थे, चिट्टा भी एक ड्रग थी, ठीक है। दिल्ली में लोग किसी और टीडी जैसी की बात कर रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक शय है, इंजेक्शन से चीज़ों का नशा करना अपने आप में एक शय है। हमारे यहाँ उस शय का नाम टाइडोल पड़ गया है अभी, और वो कैसे इसकी हवा चल गई वो तो उतना क्लियर हमको नहीं मालूम है, बट प्रकृति आपको बता पाएगी, क्योंकि ये इंटरव्यू कर रही है पेशेंट्स का, तो इसको अंदाजा है। ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ 150 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. MRP ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದು ಅರೌಂಡ್ 350 to 380 rupees per strip. So 100 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 1 sheet per day ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 to 12 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು 2-3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 5-6 hours ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿತಿನ್ 1 hour ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ इंजेक्शन तಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2-3 लड़कों के केसेस हमारे पास आए थे. सो एक बाप ने कहा कि मेरा लड़का बार रात में उठकर
he goes to the toilet every 2-3 hours he goes and जाके मुझे पता है वो इंजेक्शन लेके आ रहा है वो हमें कुछ कर नहीं सकता देर आर हेल्पलेस एट द सेम टाइम एंड और थोड़े लोग हैं जो दिन में मारते हैं और थोड़े लड़के जिनको हमने इंटरव्यू किया था वो रात में घर को जाने के पहले लेकर जाते हैं सो इसका एक सेट कुछ ये नहीं है इट्स अप टू देयर पर्सनल लाइकिंग आई गेस जब चाहे तब मार लो तो देखिए एक तो ऐसा नहीं है इसका सेट है सेट मतलब जब कोई नशा शुरू करते हैं तब आपके पास चॉइस रहती है आपको आज करना है नहीं करना आपकी मर्जी है कम करना है ज़्यादा करना है ठीक बट एक आध महीने के बाद ही बिल्कुल जिसको कि अंग्रेजी में हम क्लॉकवर्क बोलते हैं माने एकदम माशा तोला जितना उसका अरेंजमेंट हो जाता है ठीक है किसी की बॉडी को अगर रोज का 1 ग्राम टाइडॉल चाहिए तो वो दिन भर में भले ही सुबह कम ले रात को ज्यादा ले कुछ दिन ऐसा होगा जब घर में कोई नहीं है सुबह से अकेले घर में है तो ज्यादा मौका मिल गया वो टोटल वो 1 ग्राम उसको चाहिए ही चाहिए ऐसा है क्योंकि अगर उसको वो देखिए मैं आपको ना मिसाल के यही बोल सकता हूँ आप हो सकता है दिन भर में 6 कॉफ़ी पीते हो मैं हो सकता है 4 पीता हूँ बट ये 6 और 4 कांस्टेंट है आपको 6 इंच मांगता मुझे 4 इंच मांगता राइट बिल्कुल वैसा ही इसका भी खेल इसका भी पूरा मीजान लगभग वैसा ही है अब इसमें होता क्या है क्योंकि ये लोग कई बार इंजेक्शन लेते हैं एक ही दिन में बहुत बार खुद को सुई चुभोते हैं तो वो हम बात करेंगे इसके बाद बहुत सारा नुकसान टाइडॉल के कारण ना होने की बजाय ये सुई के रास्ते से लेने के कारण होता है हाँ तो तय है लोगों को तो चाहिए ही चाहिए तो आप जो मैं क्या समझ रहा हूँ आपके जो इसमें जो अभी जो बताया आपने कि एक तो टाइडॉल का तो नुकसान है ही एंड जो ये सुई चुभाने का नुकसान है इसका अलग नुकसान है इसका बहुत बड़ा नुकसान है उसका ज्यादा बड़ा नुकसान उसका काफी बड़ा नुकसान अच्छा तो ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है लोग क्या समझते हैं लड़का इंजेक्शन मार रहा है ठीक है जैसा गांजा मार रहा है क्या दारू पी रहा है या सिगरेट मार रहा है ऐसा ही कुछ कर ले रहा है बचपना है या बाद में थोड़ा शादी वादी हो गई जिम्मेदारी आ गई तो छोड़ देगा तो एक रकम ऐसे वो एक ज़हनियत है जो दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली तो हमारे जो स्लम्स के जो जिम्मेदार हैं जो माँ बाप हैं और दूसरे जो भी लोग बड़े लोग हैं एंड दे थिंक इट इज अ पासिंग फेज इन देयर लाइफ इन द यूथ में इट इज अ पासिंग फेज ठीक हो जाएगा तो उनको अंदाजा नहीं है इसका द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का कितना गंभीर मामला है उनको इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है और इससे क्या नुकसान हो सकता है उसका भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो अब हम उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे कि टाइडॉल का यूज उसका क्या है एंड देन जो आपने जो बताया अभी सिरिंजेस का उससे क्या हो सकता है ओके ठीक है देखिए आपके सुनने वालों में जो लोग थोड़े उम्र दराज होंगे उनको तो याद होगा एक वक्त ऐसा था जब दूरदर्शन पे HIV के बारे में जानकारी आती थी हैं एड्स के बारे में जानकारी आती थी कि एड्स छूने से नहीं फैलता एड्स फैलता है सुई से एड्स फैलता ठीक आपको याद होगा बट क्योंकि हमारे देश ने एड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद से उस तरीके की जानकारी आने वाले जनरेशन्स को नहीं दी गई तो इंजेक्शन का अपना खतरा यह है कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें से एक एड्स है दूसरा है हेपेटाइटिस C वो लिवर की बीमारी होती है और तीसरा है हेपेटाइटिस B वो भी लिवर की बीमारी होती है ये सारे इन्फेक्शन सुई के रास्ते से फैलते हैं क्योंकि इसमें होता यह है कि आप जब सुई लगा रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपने ब्लड में किसी चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं ठीक है पेट के अगर आपने निगला होता उसको तो फिर पेट सबको सफा कर देता वो देख लेता उसको लेकिन अब आप डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो HIV हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C ये 3 मुद्दे मेजर हैं हमारे लिए इंजेक्शन से जब लोग नशा करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी देखने में यहाँ पे आ रहा है वो हेपेटाइटिस C तो ये जितने लड़के हमने देखे हैं लगभग 80-90% को माने अब तो ऐसा हो गया है कि कोई अगर बोल रहा है मैं टाइडॉल इंजेक्शन ले रहा हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हेपेटाइटिस C चेक करें और वो नेगेटिव आ जाए सबको हेपेटाइटिस C हो रखा तो पासिंग फेज है भी चलिए मैं फ़र्ज कर लेता हूँ हालांकि ये खामोख्याली है बट अगर इस खुशफहमी में रहना है कि ये पासिंग फेज है तो चलिए मान लेते हैं बट ठीक है आपका लड़का उसमें से बाहर आ जाएगा 1-2 साल बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर तब तक उसको हेपेटाइटिस C हो गया
तो फिर उससे तो खुद से बाहर नहीं आ जाएगा ना, उसकी तो अपनी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो वो चीज़ हमने थोड़ा सा ध्यान देना है उसके ऊपर। ओके, एंड अभी आपने कहा हेपेटाइटिस सी, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्या है ये एंड इसका नतीजा क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस सी एक वायरस है, हाँ, ओके। जो मेनली इंजेक्शन से फैलता है, बट हाँ वो सेक्स के रास्ते से भी फैलता है और माँ से बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसकी कहानी ऐसे होती है कि लड़के, आपने खुद ही बोला, ग्रुप में जनरली लेते हैं। जब ये इंजेक्शन लेते हैं तो या तो वही सुई 2-3 लोग आपस में इस्तेमाल कर लिए, सुई नहीं भी इस्तेमाल किए तो वो जिस बॉटल के कैप में से खींच रहे हैं उसमें वो कॉमन है सबका, हाँ, 3-4 लोगों में सब लोग उनकी सभी उसी में डुबो के खींच रहे हैं। एक को भी अगर हेपेटाइटिस सी है तो वो सबको जाएगा, ठीक है। ये सबसे दिक्कत की बात यूं है कि शुरू में इसका कुछ सिम्टम ही नहीं होता, तो इन लड़कों को खुद भी नहीं मालूम होगा कि इनको हेपेटाइटिस सी है। इन्फेक्शन आने के बाद उनको दे आर नॉर्मल कुछ अच्छा, नहीं होता। अच्छा। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, अच्छा। थोड़ा बहुत हो सकता है, अधिकतर को तो कुछ भी नहीं होता, अच्छा। ठीक है। वैसे भी देखिए 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है, छोटी मोटी बीमारियां तो यूं भी पता नहीं चलती, हाँ, तो उस वक्त इनको मालूम नहीं चलता। बट आने वाले 20-30 साल में, यानी आगे जब ये बड़े हो जाएंगे, इनकी उम्र बढ़ जाएगी, शादियां हो चुकी होंगी, उस वक्त तक इनका लिवर जवाब दे देगा, क्योंकि इससे लिवर में सूजन आती रहती है, लिवर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और उसके बाद लिवर धीमे धीमे खराब होता जाता है। अच्छा। जब वो बहुत खराब हो जाता है तब इनकी नजर जाएगी कि यार ये तो मुझे कुछ हो गया, मुझे खाना पच नहीं रहा, मुझे बार बार पीलिया हो रहा है, तब जाके मालूम चलेगा कि इनको हेपेटाइटिस सी। अच्छा। दूसरी चीज है, इससे लिवर का कैंसर होता है, वो अपने आप में आप सोच ही सकते हैं, कोई भी कैंसर तो बुरी खबर है, तो जानलेवा है। तो हेपेटाइटिस सी, अगर हेपेटाइटिस सी हुआ तो भी अगर उसमें जान का कितना खतरा है? इज इट ट्रीटेबल या उसमें भी लाइक इट इज अ लॉस्ट बैटल, कैसा है वो? नहीं, लॉस्ट बैटल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नाउम्मीदी की इसमें ज़रूरत नहीं है। आज से 5-7 साल पहले तक नाउम्मीदी की स्थिति थी, क्योंकि उतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी। अच्छा। अब तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको कि हम देते हैं तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, बट बीमारी जानलेवा है, ठीक है। 1 में से 5, मतलब 5 में से 1 बंदे को, आज 5 लोगों को हेपेटाइटिस सी हुआ, उन 5 में से 1 ना 1 को तो आने वाले 20 साल में बहुत सीवियर लिवर का प्रॉब्लम हो गई होगा, ठीक है। और ये कोई नहीं कह सकता कि वो 5 में से 1 कौन सा होगा, ठीक है। तो ये कोई लेने लायक रिस्क तो नहीं है, राइट। तो जानलेवा है, बट इलाज उसका मुमकिन है, वक्त से किए तो। हाँ, अब अगर आप एक टाइम फ्रेम अगर देना चाहें, अभी समझो 15-16 साल के लड़के अभी पेट्रोल ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, अब समझो 15-16 साल की उम्र में उसको इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस सी का, तो आप कितने साल में कैन यू एक्सपेक्ट एक सिम्टम्स उसके, एंड देन उनकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर इफ इट गोज अनट्रीटेड, अगर वो सीरियस नहीं लिया उससे, एंड इफ इट गोज अनट्रीटेड, तब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है, क्या हो सकता है उनको? उस पर थोड़ा बड़ा अच्छा होता अगर हमारे पास इसके ना एकदम मतलब मार्के के जवाब होते। आपने पूछा, मैं नंबर दे दूं, बट मालूम नहीं है, हमारे देश के लिए नई बीमारी है। अच्छा। हमारे लोग किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे कह नहीं सकते, बट मैं मोटा मोटी आपको बता सकता हूँ। हम लोगों का हेपेटाइटिस सी से यूं भी इतना ही लेना देना है कि इन लड़कों को ये होता है तो हम ट्रीट करते हैं, वरना उसके अलग डॉक्टर होते हैं। अच्छा। मोटा मोटी मैं बता सकता हूँ, 20 से 1 साल के अंदर, 16 पे आप बोल रहे हैं, आने वाले 20 सालों में उसको लिवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो कितना अच्छा इलाज पाता है, उसको लिवर ट्रांसप्लांट मिलता है कि नहीं मिलता, उसको कैंसर में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, उस पर इस पे डिपेंड करेगा कि उसका कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकलता है। और भी दिक्कतें हैं ना, देखिए मैंने बोला सेक्स से भी फैलता है, तो शादी के बाद उसकी बीवी को भी लगाएगा, बीवी को भी बच्चे होने वाले हैं, उनको भी हेपेटाइटिस, उनको भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनको भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इसको किसी दिन कोई छोटी मोटी चोट लगेगी और ये अस्पताल जाएगा, मान लीजिए छोटा कोई सर्जरी का जरूरत है, वहां पे टेस्ट होगा, वहां फर्स्ट टाइम मालूम चलेगा कि मेरे को हेपेटाइटिस सी आ गया। तब, क्योंकि कोई भी सर्जरी करने से पहले डॉक्टर पूरे टेस्ट करवाते हैं, हाँ, तो ऐसा अक्सर होगा कि इन लोगों को बाद में मालूम चलेगा जाके कि इनको हेपेटाइटिस सी है। ओके, फिर वो सब समझाना पड़ेगा फैमिली को कि कैसे हो गया। तो इसमें एक बंदे की जो नादानी है, एक 2-3 फैमिलीज को ले डूबेगी, वो भारी पड़ सकती है। भारी पड़ सकती है।
समझिए हमारे पास ऐसे लड़के हैं और टाइडॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वो इसका टेस्ट करा लें। बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी का। बिल्कुल। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे से टाइडॉल की बात मत करो, बट मेरा हेपेटाइटिस सी जांच दो, ठीक है, हम हेपेटाइटिस सी जांच देंगे। हम कम से कम उसको बता तो देंगे कि तुझे ऑलरेडी हो चुका है, तुझे दवाई की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि लड़के डरते हैं, इनको लगता है ज़बरदस्ती बंद कर देंगे, जबरन इलाज करेंगे, मारपीट करेंगे। हाँ, तो बहुत टेस्टिंग की ज़रूरत है। अगर वो लोग और इलाज के लिए तैयार नहीं भी हैं बट टेस्टिंग के लिए तैयार हैं, तो भी हमारे पास आ जाएं, हम टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका अभी हेपेटाइटिस सी का मामूली ब्लड टेस्ट में हो जाएगा या कोई भी लैब में कर सकते हैं या इसके स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं? इसकी स्पेशलाइज लैब हैं। अच्छा। तो हर कहीं नहीं मिलेगा, हर कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो आपके यहाँ है? हमारे यहाँ हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है। आप निमेंस को आ सकते हैं ये लड़के टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा। 2 टेस्ट होते हैं इसके। अच्छा। पहला एक टेस्ट होता है जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग मतलब देखने के लिए, उसमें हमें 80% अंदाजा लग जाता है कि नहीं, बट दवाई शुरू करने से पहले एक और टेस्ट किया जाता है। तो वो टेस्ट के लिए हम अभी विक्टोरिया हॉस्पिटल को सैंपल भेजते हैं, बट कुछ वक्त में उम्मीद है हम लोग वो करना चालू कर देंगे। तो पूरा का पूरा टेस्ट और ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। अभी केवल विक्टोरिया दे रहा है ट्रीटमेंट। जब हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वो दवाई फ्री में दे सकें, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, वो बेहद महंगी दवाइयाँ हैं। अच्छा। आपके यहाँ ये सब मुफ्त में मिलता है? अगर बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है, तो अधिकतर इलाज निम्हांस में सरकार के स्कीम के अंतर्गत फ्री है। अगर बीपीएल कार्ड नहीं भी है तो फिर हम लोग अपना एक असेसमेंट करते हैं देखने के लिए। कई दफ़े ऐसा हो जाता है, एड्रेस चेंज है या कुछ ऐसा कुछ है, तो वो देखा जा सकता है। माने अगर कोई निम्हांस आने की सोच रहा है तो वो इसलिए तो घर ना बैठा रहे सोच के कि वहाँ महंगा इलाज होगा। सरकारी अस्पताल है, फ्री में भी इलाज करेंगे अगर आप नहीं पैसे दे सकते हैं। तो इसमें मैं और एक प्रॉब्लम सामने देख रहा हूँ, वो क्या है, अक्सर हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। तो हर कोई जो ब्लड डोनेट करता है उसका तो ब्लड तो स्क्रीन होता नहीं, तो उससे भी चांस है क्या? नहीं, अब पिछले कई सालों से तो देखिए, जब ऐसे कैंप होते हैं, मतलब जितनी मेरी जानकारी है, मैं उस स्पेशलाइजेशन का नहीं हूँ, तो ब्लड उस वक्त ले लिया जाता है, बट वो ब्लड बैंक में डिपॉजिट हो उससे पहले सारे टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा। तो वो स्क्रीन होंगे, और जहां तक है उस बंदे को फोन भी आएगा कि आपका टेस्ट जब हमने किया तो आपके में HCV पॉजिटिव आया है। तो स्क्रीनिंग होती है। ऑन द ग्राउंड जो हमको जो दिखता है, बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं, एंड हम जो 1-2-3 स्लम्स में जो काम करते हैं, अक्सर लड़कों में ये बात है कि हर कोई 70-80% इसमें ये इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। इलाज इसका मुमकिन है भी नहीं भी, वो उसको उनको पता नहीं है। कहाँ मिलेगा इलाज वो भी उनको मालूम नहीं है, और इसको कहाँ हम किसे जाकर बताएंगे? सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम किसे बताएं? ना जिम्मेदार जिसके बारे में जानते हैं, अब वहां पर और इज्जत का भी सवाल आ जाता है। मैं जाकर सबको एक दूसरे को, अगर मैं एक को भी बता दिया तो वो सबको बता लेके फिरेगा कि इसके घर में ऐसा हुआ है करको। एक किस्म का एक टैबू है, एक किस्म का एक डर है। तो हमें लगता है कि जब तक ये डर हम निकालेंगे नहीं, या जब तक हम इसको आम नहीं करेंगे बात को, तब तक इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी सलाह क्या है माँ बाप को? नहीं, आप बहुत मुनासिब बात कर रहे हैं। 2 हिस्से हैं उसके। एक तो आई थिंक हमको एकदम क्लियरली लोगों को बताना चाहिए, ये एक बीमारी है, ठीक है, जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं वैसे ही बीमारी है। आपने शुरुआत शौक में लिया था या कैसे लिया था मालूम नहीं, बट अगर अब महीने निकल चुके हैं कि कोई रोज इंजेक्शन ले रहा है, अब उसको एक बीमारी हो गई है, उसका दिमाग का फंक्शनिंग चेंज हो गया है। वो कितना भी तय कर ले, वो बिना टाइडॉल के, बिना दवाई के नहीं रह सकता, ठीक है। तो कोई अगर घर में बीमार हुआ तो हम क्या करते हैं? हम इलाज के लिए लेके जाते हैं। वैसे ही आप अगर आपके घर में कोई है जिसको ऐसी दिक्कत है, उसको इलाज के लिए लेके आएँ। निम्हांस में इसका इलाज है, और मेरे ख्याल से जब ये हम पॉडकास्ट आप भेजेंगे तो हमारा एक हेल्पलाइन हम स्टार्ट किए हैं केवल इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जो सब मुद्दे आप बता रहे हैं ना,
वो सब मुद्दे हम लोगों को भी समझ में आ रहे हैं वहाँ निमहैंस में बैठिए, क्योंकि हम पूछते हैं भाई तुमने इतनी देर क्यों की आने में, तो हमको समझ में आता है। लोग बोलते हैं पता नहीं था कि ये बीमारी है, पता नहीं था इसका इलाज है, पैसे की चिंता थी, शर्मिंदगी थी, ठीक है। उस फ़ोन पे आप बात कर लें। अगर खुद पेशेंट बात नहीं भी करना चाह रहा है, घर में मदर है या कोई और है, वो बात कर लें और प्रकृति बताइए इस बारे में। हमको लगता है इसमें मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आप उस पर फ़ोन करें, बात कर लें, इसका इलाज मुमकिन है, इलाज के लिए लेके आएँ। ये तो हो गई पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, माने इकट्ठा होना पड़ेगा। माने हम अगर यही शर्मिंदगी करते रहेंगे कि सबको मालूम है कि हर तीसरे घर में किसी को ये दिक्कत है, बट सब ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उससे बेहतर क्या नहीं, ये नहीं होगा कि एक दिन हम किसी दिन बाहर निकल के सब लोग बोल दें कि यार मेरा लड़का भी लेता है, तेरा भी लेता है, सब ले रहा है, अब देखते हैं इसका करना क्या है, इसको ठीक करना है। एट कम्युनिटी लेवल, एट मोहल्ले के लेवल में सब मिलकर बैठकर इस पर फिक्र करें और कुछ प्रोजेक्ट या ऐसे काम करें जिसमें सबको इसकी मालूमात हासिल हो। खासतौर से मदर्स और जो बाप हैं, क्योंकि देखा जाए कि ये जो लड़के हैं ना, वो अपने माँ बाप को बहुत अंधेरे में रखे हैं। तो माँ बाप को इसके बारे में मालूम ही नहीं। ऐसे भी न्यू जनरेशन के जो इविल्स हैं, तो माँ बाप को भी इसके बारे में कानों कान खबर नहीं। वो आज भी क्या समझते हैं, दारू मारना या सिगरेट मारना वही खराब समझते हैं। अदर सब्सटेंस अब्यूज के बारे में उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लाइक जो भी एक एरिया के जो भी जिम्मेदार हैं, NGOs हैं एंड सब ऐसे, दे हैव दिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि सबको पता चले कि ऐसा भी कुछ है। तब जाके कुछ एट अ कम्युनिटी लेवल कुछ हो सकता है। और जब तक कम्युनिटी लेवल पे नहीं होगा तब तक ये दिक्कत पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम अस्पताल में एक बंदे को ठीक करके भेजते हैं, वो वापस जाता है, वही माहौल है वहाँ पे सारे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसका भी सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो ही गोज बैक अगेन, देयर इज अ गुड रिस्क दैट ही विल गो बैक अगेन। एक मुझे एक केस आया था ऐसा, बोला कि निमांस गया था, 15 दिन था मेरा लड़का, मगर आने के बाद वापस वही इंजेक्शन ले रहा है। तो और एक चीज मैं आपको पूछने भूल गया, वो क्या है, अब जब एक बंदा टाइडोल शुरू करता है, इंजेक्शन मारना शुरू करता है, obviously there will be some behavioral changes, some pointers, some अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसका कुछ है मामला। तो ऐसे क्या चेंजेस हैं जिससे हम एक निगाह रख सकते हैं कि कुछ तो है। अगर मारने के तुरंत बाद कोई घर पे आ रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, तो कोई भी देख के बोल देगा कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि उससे थोड़ी सी नींद आती है। तो अगर हम बात नहीं कर रहे हैं उस आदमी से डायरेक्टली, तो आप देखोगे वो एक कोने में बैठ के झपक जा रहा है, बार बार झपक जा रहा है। हाँ, जिसको बहुत ये आम भाषा में बोलते हैं आंखें चढ़ी हुई लगती हैं, जैसे उसको नींद आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्योंकि यहाँ इंजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे निशान बनना शुरू हो जाएंगे, तो हाथों पे निशान आ जाते हैं, ठीक है, घाव हो जाते हैं, घाव बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो फुल शर्ट वो हमें अच्छा। अब उसको छुपा के रखने के लिए फुल शर्ट पहनना पड़ेगा, ठीक है। और टाइडोल वाले बहुत ये बता रहे हैं कि उनका भूख पूरी मर जाती है इसको लेने से, तो बहुत वजन कम हो जाता है। अच्छा, ये चीजें घर वालों को दिखेंगी, रिडक्शन दिखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ड्रास्टिक रिडक्शन होता है, और बिल्कुल मतलब सुबह और शाम का फर्क है, दिखेगा, ऐसा नहीं है कि दिखे ही ना। अच्छा। अब अगर बच्चा घर ही नहीं आ रहा तो बात अलग है, बट अगर कोई घर आ रहा है तो बिल्कुल दिखेगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ತಡೆ ಹಾಕಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಭಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ಅಮ್ಮಂದರು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ इमोशनल पिच दैट द मदर्स विल गिव. आई थिंक उसमें वो ज्यादा उनका ज्यादा पुल है वो. पॉसिबल है. मोर देन इमोशनल पिच नहीं है, ये तो हम सब ने ही समझना होगा. जबरन तो yes. आप किसी से कुछ करवा नहीं सकते. And at that age, at rebellious age of teens में and early 20s में, तो शायद माएँ थोड़ा समझदारी से बात करके समझा बुझा के ले आती हैं, और हो सकता है कि वालिद जो हैं वो सीधे लाठी लेके पहुंचते हों, तो लाठी वाली चीज़ काम करती नहीं. मुझे क्या समझ में आ रहा है अभी, आप फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन इज काउंसलिंग. डेफिनेटली. तो दोनों माँ बाप की काउंसलिंग होना, एंड देन they in turn should counsel their child. लड़के को चलो जाके एक बार दिखा लेके आ जाएंगे. अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो भी ठीक है, जस्ट जाके एक बार दिखा लेके आ जाओ, टेस्ट तो करा लेके आ जाओ. बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट तो करा लेके आ जाओ. तो देन स्लोली देन उसको भी जब कॉन्फिडेंस आता है, देन आई थिंक ही विल बी ओपन टू द ट्रीटमेंट. यस. आप खुद सोच लेना, अगर किसी के घर में बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो माँ बाप शर्मिंदा हैं, तो वो लड़के कितने शर्मिंदा होते होंगे. कोई भी चीज़ जो मुझे शर्मिंदा कर रही है, मैं बड़ी आसानी से तो जाके किसी को दिखाऊंगा नहीं ना कि देखो ये मैंने अपने हाथों का क्या कर लिया है. वो जब आते हैं, हमारे साथ ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पेशेंट आके हमारे सामने बैठ के बोल दे नहीं आपके पास होगा ट्रीटमेंट, मुझे नहीं चाहिए. जनरली इन लड़कों से अगर ठीक से बात करो, ये लोग बिल्कुल ट्रीटमेंट ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं. वो हमारे लिए वो सक्सेस है, इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल. हमको भी यही देखने को मिलता है कि 4-5 साल से मार रहे हैं लड़के, एंड वो थक गए अभी. एक तो हर दिन पैसा हासिल करना ही है, किधर ना किधर से, या तो अब कमा नहीं रहा है तो उसको चोरी तो करना पड़ेगा, या झूठ बोलकर किसी से कर्जा तो लेना पड़ेगा, एंड वो दबे जा रहा है. वो तो सोशल प्रेशर्स है ही उसके ऊपर. एंड दूसरी बात, वो उसको दिखता है कि इसका पूरा जो फैमिली, जो सोशल सर्कल है, उसके आंखों के सामने पूरा फिनिश हो जा रहा है. इट्स सिर्फ वेरी सेल्फ सेंट्रिक हो गया वो. बस अभी इंजेक्शन लिया तो फिर थोड़ी 2-4 घंटे के बाद अगेन नेक्स्ट गोली के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं, बस वही है उसके दिमाग में. अगर मोस्ट ऑफ द बॉयज इन अ सोसाइटी आर लाइक दैट, यू कैन इमेजिन कम्युनिटी कहाँ जा रही है ऑफ दैट एरिया. सूनर और लेटर एक जनरेशन के बाद कोई दिखेगा नहीं उधर. तो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन अगर देखेंगे तो. एंड क्या है, बिकॉज इट इज टारगेटिंग मोस्ट ऑफ हमारे जो नौजवान हैं, वही तो इसमें ले हैं. ऐसा नहीं कि बूढ़े ले रहे हैं या कोई दूसरे उम्र दराज लोग ले रहे हैं. तो ये पूरे नौजवान हैं, हु आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हु आर द लेबर फोर्स. तो अगर यही लोग अभी 10-15 साल में चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. दे विल लीव बैक सो मेनी डिपेंडेंट्स. तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत गंभीर मामला है. नहीं, बेशक बहुत गंभीर. जो लोग जिन लोगों ने मतलब जिनका इस विषय में रुझान है, उन्होंने पढ़ा होगा पंजाब में जो हुआ है, पूरी जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए. उसके बाद बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसर्च करके किसी तरीके से आप चीज़ को काबू में लाया जा रहा है. तो हम लोगों की मतलब घबराहट यही है, हमें यही चिंता है कि बात अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा. तो हाँ, ये पूरी की पूरी एक पूरी जनरेशन को नुकसान करने वाली चीज़ है. तो आप मतलब कोई आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत बढ़ा के उसको बता रहे हो. वाकई में अगर हर दूसरे तीसरे घर में किसी कौम की या किसी जगह की हर दूसरे तीसरे घर में यंग लड़के इंजेक्शन का नशा करेंगे तो आने वाले 20-25 साल में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी. अभी डिजीज स्प्रेड हो गई है तो इसका कंट्रोल करना ज़रूरी है. तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या हाउ इज द व्हाई डोंट दे बैन टाइडॉल? देखिए, हमारी जो पूरी एक्टिविटीज़ निमहैंस की, वो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के फंड से ही है. गवर्नमेंट की और भी कई स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं. जैसे जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप के बंदा आके हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा ले, दवाइयाँ उसको विक्टोरिया से फ्री मिल जाएंगी. वो भी एक गवर्नमेंट स्कीम है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम. अच्छा. ठीक है.
कई जगहों पे हमारे बैंगलोर में तो केवल एक ही जगह पे है, बट एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन सेंटर, TI सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग जो इंजेक्शन ले रहे हैं उनकी काउंसलिंग, उनको साफ नई सीरिंज देना ताकि वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे और बीमारी नहीं फैलेगी, धीरे से उनकी काउंसलिंग करके उनको दवाइयों से मतलब इंजेक्शन से दूर लाके उनका इलाज में लेके आना, उसका एक प्रोग्राम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का बहुत सालों से चल रहा है। बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, अच्छा सक्सेस रेट है उसका। तो ये सारी गवर्नमेंट, कोई अगर बीमार हो गया, जैसे मैं बोला ना, हमने इसको बीमारी की तरह देखना है। बीमार के इलाज के लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी योजनाएं हैं। आप दूसरी चीज़ एक बोले कि टाइडॉल को बैन कर देंगे करके, मैं समझता हूँ कि कोई भी सोचा तो उसको लगता है अच्छा ये शय बहुत परेशानी कर रही है, इसको हम गायब ही कर देना, इसको हटा दो, इसको बैन कर दो, क्या ज़रूरत है इसकी। उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमको साथ में ये भी बैलेंस करना है कि टाइडॉल पेन के लिए है, ठीक है। तो ये लड़के नशा कर रहे हैं वो अलग बात है, बट जिन लोगों को मान लीजिए कैंसर का दर्द है या किसी और बीमारी, लाइलाज बीमारी का दर्द है, उनके लिए ये दवाई मतलब बहुत ही अच्छी है, एक नेमत है, उनको बहुत उससे आसानी मिलती है। आप कल से इसको गायब कर देंगे तो वो लोग बेकार में विक्टिम बन जाएंगे। वो तो जैसा डॉक्टर ने कहा था वैसे ही ले रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब एक बार किसी चीज़ की लत हो जाती है, वो चीज़ अगर मार्केट से चली भी गई तो ये लड़के अभी टाइडॉल यूज़ कर रहे हैं, टाइडॉल कल से मिलना बंद हो जाएगी, कोई और इंजेक्शन लेने लगेंगे। हाँ, तो हमें इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा, हमें इनको इलाज तो करना ही पड़ेगा। कि बैन करने से ये सब लड़के जो अभी इतनी लत में आ गए हैं वो अपने आप कल से बिल्कुल हाजी नमाजी हो जाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। हाँ, हमको पहले उनका इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद ये चांस है कि वो लोग वापस उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपके सेंटर के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो आप जो निमहांस में जो करते हैं काम, और एडमिट भी करते हैं आप पेशेंट्स को, तो इन हाउस भी होता है या आउट पेशेंट के तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो पहली बात तो सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन नाम से बोलते हैं उसको हम लोग, ये निमहांस में है? ये निमहांस में ही है, निमहांस कैंपस में ही है। हफ्ते में 3 दिन हम लोग OPD में बैठते हैं। तो मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए मैं ऐसा सोच लेता हूँ, कोई पहली बार कोई बंदा आ रहा है, तो मेरा तो पहले उन्हें बोलना है कि फ़ोन पे हमसे बात कर लें, हम नंबर दे रहे हैं, पहले से बात करके अपॉइंटमेंट कर लें, बेहतर है। बट नहीं भी वैसा करना चाहते तो मंडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन सुबह 9 बजे वो लोग हमारी OPD में आ सकते हैं, ठीक है। मशवरे के लिए आ रहे हैं, दवाई के लिए आ रहे हैं, बस जानने के लिए, मालूमात के लिए आ रहे हैं कि बच्चे को लाने से पहले थोड़ा अंदाज़ा तो लगे कितनी देर लगती, आ जाएं, ठीक है। तो ये 3 दिन हम लोग OPD में रहते हैं। साथ में हमारा वार्ड है, टोटल 80 बेड्स हैं हम लोगों के वार्ड में, मेल फीमेल सेपरेट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और बहुत सारे वार्ड BPL पेशेंट्स के लिए हैं जिनको कि फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, पूरा पेशेंट के ऊपर है। अच्छा। हम पेशेंट से पूरी काउंसलिंग करने के बाद पूछते हैं, भाई अच्छा होगा तुम एडमिट हो जाओ, हफ्ता 10 दिन, मोस्टली हम लोग बोलते हैं 3 हफ्ते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग तब तक दवाई का अपना डोज सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला नहीं मैं एडमिट नहीं हो सकता, मुझे ऑटो चलाना है, मुझे किश्त भरनी है, कोई भी मुद्दा है, तो हम फिर उसको OPD में ही दवाई दे के घर भेज देते हैं और अगली OPD बुलाते, तो मतलब हफ्ते में 3 दफ़े बुलवा लेंगे उसको, ताकि हम बार बार उसको देख सकें। और जब हम इसके बारे में, टाइडॉल या हेपेटाइटिस C के बारे में जब बात करते हैं बाहर लोगों में, क्या बोलते हैं, जो गंभीरता जो है इसकी, उनको अभी तक पता नहीं चली, इसके बारे में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो रहे हैं? उसी में हमें आपकी मदद चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए हमारी पहुंच जो है वो बहुत ही मतलब उसके दायरे बड़े छोटे हैं। हम सीधे उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे पास अभी आए नहीं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि NGOs या कोई और जो ग्रुप्स हों जो लोगों के साथ काम करते हों, तो जो प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम भी किया था और जगह अलग जगहों पर भी हमने प्रोग्राम किए हुए हैं, वो अवेयरनेस के लिए ही है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी एक चीज़ है, हेपेटाइटिस C नाम की एक बीमारी होती है, उसका ऐसे जांच होती है, उसका ऐसे इलाज होता है। तो वो एक NFCDA के फंड के साथ हम लोग इस वक्त वो कर रहे हैं। बट मेनली इसमें हमको ज़रूरत है कि कम्युनिटी में से जो जगह हैं वहाँ से 2-4 लोग हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम ऐसे सीधे जाके अगर इस बारे में बात किए तो शायद कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनने के लिए आएगा। तो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स हैं, फंड्स हैं,
बट मोर देन अवेयरनेस हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आप जैसे अलंसार ट्रस्ट के साथ या किसी और ट्रस्ट के साथ जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। आपका अंदाजा क्या है, कितने लड़के होंगे शायद बैंगलोर में जितने ये यूज कर रहे हैं? इसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है क्या? देखिए क्या होता है कि जब हम लोग को डॉक्टरी पढ़ाई जाती है ना, तो हमें ये बोल दिया जाता है अंदाज से बिल्कुल मत लगाना। अच्छा। तो आप जब भी मुझसे पूछेंगे किसी चीज़ का अंदाज़ा, तो मैं बोलूँगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन 2017 या 19 NDUS 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पूरे कर्नाटका में उन्होंने 50,000 से भी कम लोग इंजेक्ट करते ऐसा बोला था उस स्टडी में। वो मुझे लगता है वो नंबर अब काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि अगर किसी बीमारी का एक बंदा अस्पताल आ रहा है तो 50 ऐसे बंदे होंगे जो अभी अस्पताल पहुंचे नहीं हैं। तो हम जब बोल रहे हैं कि हमने पिछले 2-3 साल में ही 300 केस देख लिए हैं, तो यानी बहुत आम होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर भी जितने भी लड़कों से हमने बात की, तो वो तो बोलते हैं हर घर में है, हर घर जिस घर में लड़का है वो घर में है इंजेक्शन का जो मामला है। और यहाँ से जो आसपास के 4-5 स्लम्स हैं, वो बोलते हैं कम से कम 1-2 हज़ार लड़के तो हैं। तो ये बैंगलोर का एक छोटा हिस्सा है। अगर पूरा बैंगलोर का लेंगे तो 50,000 सिर्फ बैंगलोर में मिल जाएंगे आपको। 50,000 1 लाख लड़के बस बैंगलोर में मिल जाएंगे आपको। बहुत मुमकिन है। इनफैक्ट यही समझने के लिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं जी। हाँ, तो हम हर जो बंदा हमारे पास आता है उससे हम ये सब मालूमात लेते हैं। तेरे जानने में कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ये इंजेक्शन लेते हैं, ताकि हम आखिरी में सरकार को बता सकें कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग वो काम अभी कर रहे हैं, बट बहुत मुमकिन है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही हो। तो आपकी सर्विस में हैव यू कम अक्रॉस एनी मॉर्टेलिटीज ड्यू टू टाइडॉल और हेपेटाइटिस सी? हेपेटाइटिस सी नॉट येट, क्योंकि वो वक्त का खेल है। अच्छा। हाँ, मुझे आज हो गया तो वो कितनी भी तेजी से बढ़े, मेरे पास 10 साल तो है, मैं बदमाशी करता रह सकता हूँ। हाँ, तो मेरा अंजाम जो होगा वो 10 साल बाद ही देखने को आएगा। तो हेपेटाइटिस सी नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि उनके जानने में ओवरडोज से लोग मर चुके हैं। माने बहुत बड़ा डोज ले लिया, सांस बंद हो गई, खत्म हो गए। दूसरा एक और चीज़ है, इसका हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। तो ऐसे कई हम पेशेंट देख चुके हैं जो इतने बीमार थे, उनका हार्ट फेल हो रहा था, हम उनको एडमिट नहीं कर पाए, हमको जयदेवा हॉस्पिटल भेजना पड़ा। जयदेवा हॉस्पिटल ने उन लोगों को सर्जरी बोला है, बट अब सर्जरी करने से पहले आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, तो एक साइकिल बन जाती है। तो हाँ, मेरा मानना है कि हार्ट की तकलीफ से भी काफ़ी लोग इसमें परेशान होंगे और उसमें मौत हो सकती है काफ़ी जल्द ही। अच्छा, तो बस हमारा मकसद पॉडकास्ट बनाने का यही था कि ये जो आपने जो बताया, जो हेल्थ पे जो असर होता है ये टाइडॉल का, एंड इससे जो दूसरे जो बीमारियां वगैरह आती हैं, ये बहुत सारे हमारे लोगों को पता नहीं थी। उम्मीद है कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे, और हमारे जो भी लड़के हैं इसमें मुब्तला हैं उनको इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब का और इनके सेंटर का जो भी डिटेल्स हैं, उनका जो हेल्पलाइन नंबर है वो स्क्रीन पर दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि दिस प्रॉब्ली विल नॉट लास्ट लॉन्ग, तो इट्स लाइक अ वेव विच विल कम एंड गो। हमारे नौजवान भी समझ जाएं जल्द से जल्द। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।